नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में डील हो चुकी है और आपस में उनका गठबंधन हो गया है और इसकी पुष्टि खुद अखिलेश यादव ने की है। अब से कुछ ही देर में यानी कि 5 बजे दोनों प्रदेश अध्यक्ष सपा के और कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो औपचारिक जानकारी है इसके बारे में दे दी जाएगी। आपको पता है लगातार अफवाहों का बाजार गर्म था। लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस और सपा के बीच में जो टाई है वो पूरी तरीके से टूट गया है और अब दोनों के बीच में बात नहीं बन रही है। दोनों ने तय किया है कि वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में एंटर हुई थी उससे पहले ये कहा गया था बाकायदा तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफिशियली कि रायबरेली अमेठी में दोनों साथ साथ होंगे, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर उस तरह से बातचीत नहीं हो पाई। आपको पता है कि समाजवादी पार्टी ने धीरे धीरे वोट जो है, धीरे धीरे जो सीटें हैं वो बढ़ाई और वो 17 पर मानती हुई नजर आई, लेकिन कांग्रेस ने कहा वो 22 से कम पर तैयार नहीं है। अब देखना यह होगा कि क्या जो बातचीत हुई है दोनों के बीच में, जो गठबंधन तय हुआ है दोनों के बीच में, वो कितनी सीटों को लेकर हुआ है। कुछ सीटें ऐसी हैं, खासतौर पर मुरादाबाद की मैं बात करूंगी, जिसको लेकर सबसे ज्यादा पेच अटका हुआ था, क्योंकि निकाय चुनाव में कांग्रेस ने वहां से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। कांग्रेस चाहती थी कि उसको वो सीट मिले, लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमपी हैं और समाजवादी पार्टी वो सीट देने के लिए तैयार नहीं थी। तो क्या उस सीट को लेकर बातचीत हो गई है, क्या बात बन गई है? इन तमाम चीजों से पर्दा आपसे कुछ ही देर में हम उठाने की कोशिश करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिर किस बिना पर यह डील हुई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो ऑफिशियल बयान है अखिलेश यादव का, क्या कुछ उन्होंने कहा है इस गठबंधन को लेकर, वो बेहद महत्वपूर्ण है। दो जगह आप शामिल नहीं हो पाए। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सब गठबंधन होगा, शीट शेयरिंग को लेकर होगा। विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अभी बात सब पुरानी हो गई। अरे आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी के सलीम शेरवानी, अंत भला तो सब भला। सलीम शेरवानी तो अंत भला तो सब भला, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का सीधे तौर पर कहना है गठबंधन होगा। बहुत कन्विक्शन से उन्होंने इस बात को कहा है और कहा है कि सारी चीजें सुलझा ली गई हैं, यानी कि सारे मसले जो हैं वो सुलझा लिए गए हैं, सारे मतभेद जो हैं वो सुलझा लिए गए हैं। अब से कुछ ही देर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें और तमाम बातें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। क्लियर ये भी हो जाएगा कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में है, क्या उसमें अखिलेश यादव शामिल होंगे, क्योंकि पहले से ये बात तय थी कि अखिलेश यादव उसमें शामिल होंगे। लेकिन इसको इस तरह से भी समझा जाए, आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में जब से एंटर हुई है, 6ठा दिन है आज और 39वां दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। उत्तर प्रदेश में 6ठे दिन में आज जो है हमने देखा कि लगातार जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं हुजूम जुड़ रहा है। लोग बड़ी तादाद में, खासतौर पे युवा, राहुल गांधी को देखने और सुनने के लिए बेचैन बेकरार नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी बेहद आक्रामक अंदाज में उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं। वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, पेपर लीक से लेकर और तमाम तरह के मुद्दे, चाहे ओबीसी का हो, 73% का हो, हिस्सेदारी का हो, बेरोजगारी का हो, वो तमाम मुद्दे जो हैं जो उठा रहे हैं वो लोगों को सीधे दिल को छू रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी जो चोट जो है वो सीधे तौर पर कर रहे हैं और जो उनकी दुखती रग है उस पर राहुल गांधी हाथ रखते हुए नजर आ रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर यह माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार बहुत कमजोर है। वो उस तरह से परफॉर्म लगातार नहीं करती रही है विधानसभा से लेकर लोकसभा। अगर ऐसे स्टेट में राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हैं और बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग अगर जुड़ते हैं, एक बेचैनी नजर आती है, क्रेज नजर आता है राहुल गांधी का, तो क्या ये भी इसकी एक वजह है कि अखिलेश यादव को दोबारा से लगा, एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, अंदर खाने बातचीत तमाम नेताओं के बीच में हुई कि उनको ये लगा कि गठबंधन होना चाहिए। जो एक तरह का सपोर्ट जो मिल रहा है लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, जिस तरह से लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं,
उनको लग रहा है कि शायद इसका फायदा लोकसभा 2024 में सीधे तौर पर देखने के लिए मिल सकता है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में यात्रा के एंटर होने के बाद अखिलेश यादव के तेवर एक तरह से पूरी तरीके से नर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको इस बीच ये भी बता दूं कि 26 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ब्रेक है। राहुल गांधी दिल्ली आएंगे क्योंकि इलेक्शन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा और मीटिंग्स होनी है जिसमें राहुल गांधी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इसके साथ साथ 27-28 फरवरी को वो कैम्ब्रिज भी जाने वाले हैं और 2 मार्च को यात्रा जो है वो रिज्यूम होगी। ये मैं खबर इसलिए बता रही हूं क्योंकि अफवाहें फैला दी जाती हैं कि देखिए यात्रा जो है बीच में छूट गई है, यात्रा बीच में रोक दी गई है। तो आपको ये बताना जरूरी है कि ये शेड्यूल पहले से तय था और राहुल गांधी अगर यात्रा को बीच में रोक रहे हैं तो उसके का एक रीजन है। और ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में जब यात्रा रिज्यूम हो या इस बीच आपको राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ इस यात्रा में नजर आए, सबकी निगाहें इस पर होंगी। तो सीधे तौर पर आप ये देखिए कि चाहे चंडीगढ़ चुनाव को देखें या फिर हम अब उत्तर प्रदेश में होता ये गठबंधन देखें, इंडिया गठबंधन अब लगातार मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। केजरीवाल का बयान आप लगातार सुन रहे होंगे। केजरीवाल का लगातार ये कहना है कि अगर मिलकर हम चंडीगढ़ जैसा जीत सकते हैं तो और भी चुनाव जीत सकते हैं। लगातार पॉजिटिव खबरें जो है इंडिया गठबंधन को लेकर आ रही हैं। दिल्ली में बात बनती हुई नजर आ रही है। पंजाब में पहले से तय था कि बात उस तरह से नहीं होगी, वो गठबंधन नहीं होगा। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी लगभग पहले से ये तय था। तो ये जो अफवाहें, जो खबरें फैलाई जा रही हैं नेगेटिव तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर, देखिए मैं आपको ये बता रही हूं कि अभी तमाम खबरें एक तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही हैं। और खासतौर पर सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश, जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं, वहां से इतनी बड़ी खबर आए तो इसके मायने आप समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर जिक्र मैं जयंत चौधरी का भी यहाँ पर करना चाहूंगी क्योंकि आपने देखा होगा जयंत चौधरी का गुड़मुड़ बयान आया कि अब मैं इसमें और क्या कह सकता हूं, जब भारत रत्न का ऐलान जो है वो किया गया था। लेकिन उसके बाद से आप ये देखिए कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है जयंत चौधरी और बीजेपी की तरफ से। तो क्या जयंत चौधरी के तेवर भी सॉफ्ट हो रहे हैं? क्या जयंत चौधरी वापसी कर सकते हैं? इस तरह की खबरों का भी बाजार गर्म है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे, इसकी परतें हम खोलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस गठबंधन के क्या मायने निकाले जाएं, आखिर ये क्यों हुआ है, ये क्यों संभव हो पाया है और क्या अब इंडिया गठबंधन और 2024 लोकसभा के चुनाव जो है उसकी पूरी क्या तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हमें देखना होगा अखिलेश यादव एक युवा, राहुल गांधी एक युवा नेता और उसके साथ साथ बिहार में तेजस्वी यादव, उसके अलावा झारखंड में आप ये देखें कि हेमंत सोरेन, वो तमाम युवा नेता जो है वो लोकतंत्र की ये जनतंत्र की जो ये पूरी लड़ाई है उसको मजबूत करते हुए और आज आगे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी बनते हुए नजर आ रहे हैं, बन गए हैं मैं ये कहूंगी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराऊं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। 2 मेहमानों को अभी आप देख सकते हैं। प्रोफेसर रविकांत जाना माना चेहरा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। और अनिल सिन्हा जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। अब से कुछ ही देर में हेमंत जी भी जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं प्रोफेसर रविकांत, इसलिए मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। इस गठबंधन के मायने क्या है? क्या ये आखिर आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, जो जन सैलाब उमड़ रहा है, जो लोग रोते हुए अपनी व्यथा को लेकर उनके साथ जिस तरह से जुड़ रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है अखिलेश यादव को मजबूर होना पड़ा है कि उनके बगैर बात नहीं बनेगी और उसका फायदा जो जन सैलाब जोड़ रहा है, जिस तरह का पूरा एक तरह का माहौल बन रहा है, वो लोकसभा में हो सकता है और यही वजह है कि एक बिगड़ती बात बनती हुई नजर आ रही है? शुक्रिया बुशरा जी। मुझे लगता है कि ये लोगों की उम्मीदों का गठबंधन है। राहुल गांधी ने जो 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी मणिपुर से, अगर आप उन पर और बराबर नजर रख रहे हैं आप लोग, जैसे ही वो उत्तर प्रदेश में एंट्री करते हैं, बनारस में जो उनके साथ हुआ, जब उन्होंने गोदौलिया पर भाषण दिया काशी विश्वनाथ मंदिर से निकलने के बाद, भाजपाइयों ने उस स्थान को गंगा जल से धोया। और बुशरा जी, अखिलेश यादव को भी याद है आवाज को धोया गया था। ये वही लोग हैं जो सदियों से इस तरह का भाव लेकर के चल रहे हैं, जिन्हें अपमान करना, लोगों को प्रताड़ित करना, ये इनकी फितरत में रहा है, पुरखों से इनके शामिल रहा। और वही मनुवादी मानसिकता इन्होंने राहुल गांधी के साथ।
और वहीं से राहुल गांधी का तेवर भी आपने देखा होगा बदला। वो कास्ट सेंसस पर पहले भी बात कर रहे थे, ओबीसी, दलित और पिछड़ों के, आदिवासियों के हक की, अल्पसंख्यकों पर होने वाले उत्पीड़न की बात वो तब भी कर रहे थे। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी का जो तेवर बदला है, प्रतापगढ़ में वो सामंतवाद की छाती पर खड़े होकर के जिस ढंग से बात कर रहे थे, ललकारा उन्होंने आदिवासी, दलितों, पिछड़ों को कि कब तक सोए रहोगे, तो सामने आकर के लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि ये ऐसे चलेगा नहीं। और जैसे ही वो जिस तरह की बात उन्होंने की, लोग उनके साथ जुड़ रहे थे, वो नौजवान खड़े हो गए थे कि ये जो रोजगार के लिए आप लोग रो रहे हैं, जो खड़े हैं, वो ऐसे नहीं मिलेगा। ऐसे लग रहा था कि जैसे कांशीराम बात कर रहे हैं कि अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलता है, छीनने से मिलता है। तो वो जो पूरी उम्मीदें थी उत्तर प्रदेश की, और मुझे लगता है वो जो जमीन सामाजिक न्याय की रही है, उसे उपजाऊ बनाने का काम राहुल गांधी की इस यात्रा ने किया। और वही वजह है कि अखिलेश यादव को अंततः कांग्रेस के पास, कांग्रेस के साथ आना पड़ा। मैं समझता हूं कि इससे बहुत बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को भी होगा, लेकिन उससे ज्यादा तो में है, ये संविधान के हित में है, धर्मनिरपेक्षता के हित में है, लोकतंत्र के हित में। इसकी जरूरत बहुत ज्यादा महसूस की जा रही थी, और ये उन लोगों के गाल पर तमाचा है जो ये रोज कह रहे थे कि अब इंडिया अलायंस बचा कहां है। उत्तर प्रदेश में अगर सपा कांग्रेस एक साथ आ गई है, तो ये भी संभव है कि आगे चल करके इसमें बीएसपी भी आ जाए। और मैं इस बात को कहता रहा हूं कि आचार संहिता लगेगी तो इस गठबंधन में बीएसपी भी शामिल होगी, और फिर उसके बाद जो 80 लोकसभा की सीटें हैं, उस 80 लोकसभा की सीटों पर बीजेपी को बिल्कुल किनारे का रास्ता दिखाएगा ये गठबंधन। और मोदी का जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना है, उन पर पानी फेरने वाला है ये गठबंधन। तो मैं समझता हूं कि लोगों की उम्मीदों का गठबंधन है। राहुल गांधी का बड़ा प्रयास, और राहुल गांधी रुके भी लखनऊ में शायद बातचीत करने के लिए, और अखिलेश यादव ने अपने तमाम तकरार के बावजूद जिस तरह का धैर्य का परिचय दिया, मैं समझता हूं कि वो एक समझदारी उन्होंने दिखाई और वो गठबंधन में साथ आए। ये बहुत देश के लिए अच्छा है, उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा है, नौजवानों के लिए अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा है, और जो बेरोजगार लोग घूम रहे थे, दलितों, पिछड़ों पर जो अपमान हो रहे थे, उत्पीड़न हो रहा था, उसके लिए भी एक बड़ा मजबूत गठबंधन बनकर के ये खड़ा होगा। जी बुशरा जी बिल्कुल। जाहिर सी बात है, जिस तरह के तेवर राहुल गांधी के नजर आ रहे थे, जो हुजूम जुड़ रहा था, जिस तरह से लोग उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं लोगों के, वो कमजोर नफ्स है लोगों की। और एक तरह से इन 10 सालों में हमने देखा कि हर उठती विरोध की आवाज को नरेंद्र मोदी सरकार ने दबाया है, योगी सरकार ने दबाया है। और ऐसे में जब उनको लगता है कि एक बड़ा नेता उनके साथ, उनका हाथ पकड़कर एक तरह से उन्हें उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको बल मिलता है। और ये जो 73% की बात राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हिट करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये सियासत पूरे हम देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे ज्यादा है। आपसे मैं जानना चाहूंगी अनिल सिन्हा जी, ये जो गठबंधन हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं, और क्या आपको लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें एक नई मजबूती अभी हमें देखने के लिए मिलेगी? और क्या आपको लग रहा है कि सीटों को लेकर एक जो फॉर्मूला है, क्या वो अब तय होता हुआ पूरा नजर आ रहा है? और आगे और जो नेगेटिव खबरें जो इंडिया गठबंधन को लेकर उड़ाई जा रही थी, वो भी आपको लग रहा है कि अब पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी जैसे जैसे इलेक्शन की तारीखों के दिन जो है, उसके ऐलान के दिन जो है वो नजदीक आएंगे? देखिए, ये जो हुआ है अभी, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। और आप सबसे मजेदार ये है कि आप जो 7-8 दिन से गोदी मीडिया का जो जब से यूपी में आई है मतलब न्याय यात्रा, तब से गोदी मीडिया का देखिए कितना था उनका, और कोई खबर नहीं, रोज एक खबर रूटीन रूप से चलाया उन्होंने। वो खबर थी क्या कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन कैसे टूट रहा है। और कल तो ऐलान ही कर दिया था कि सपा और इसका गठबंधन, ब्रेकिंग न्यूज, सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया, ये उन्होंने ऐलान कर दिया था। और मैं अलग से नहीं पढ़ूंगा, सबको पता है किस तरह के हेडिंग सब आ रहे थे, क्यों टूटा, मतलब कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार थी, ज्यादा मांग रही थी, क्यों कर रहे, मतलब अब हर तरह की खबरें। ये सबसे बड़ी चीज क्या हुआ कि हिंदी पट्टी में अब एक मुकम्मल विपक्ष खड़ा हो गया है। जो यूपी, जो कि सबसे बड़ी बड़ा राज्य था और सबसे ज्यादा सीटें जहां थी, वहां पर एक गैप था। अगर ये गठबंधन नहीं होता,
जो हिंदी पट्टी में, क्योंकि बिहार में तो गठबंधन नीतीश जी रहते तो भी चलना था उसको, नीतीश जी चले गए तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन यूपी में वो गठबंधन एग्जिस्ट नहीं करता था, इंडिया गठबंधन, और जो एग्जिस्ट कर रहा था अखिलेश जी के कारण, वो अखिलेश जी अगर गठबंधन नहीं, मतलब समझौता नहीं करते सीटों पर, तो कोई मतलब नहीं रहता उसका। तो इंडिया गठबंधन अब एक हिंदी पट्टी में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडिया में पहले से वो है, नॉर्थ ईस्ट में भी उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम ये एक हिंदी पट्टी थी जिसको कि उन्होंने साध लिया। तो अब जो इनकी पूरी स्ट्रेटजी थी इसकी बीजेपी की, कि किसी तरह इंडिया गठबंधन को एक नेशनल अल्टरनेटिव के रूप में नहीं उभरने दिया जाए, नैरेटिव के तौर पे जो कहा इन्होंने कि उम्मीदों का गठबंधन, मैं 100% सहमत हूं कि ये जो है ये नैरेटिव का गठबंधन है। ये सीटों, मैं मानता था इसके बाद भी कि अगर नहीं भी सीट समझौता होता तो भी वो नैरेटिव जो एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस, एंटी कम्युनलिज्म जो नैरेटिव है वो रहती, लेकिन अब ये उस पे मोहर लग गया। लेकिन एक चीज जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है कि ये सब करने में एक शख्स जो सबसे, मतलब जो आप ग्राउंड पे देख रहे हैं इंडिया गठबंधन और अभी भी मौजूद है, इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को इसका क्रेडिट देना चाहिए। क्योंकि मुझको मतलब जानकारी के तौर पर मैं कह रहा हूं, मतलब मुझको पता है कि ये जो मतलब बातचीत है या ये सारा कुछ है, उसमें राहुल गांधी या बाकी लोगों की तुलना में सबसे जो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं कांग्रेस को भी एकजुट रखने में, और इंडिया गठबंधन को, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की जबरदस्त भूमिका है। एक तो उनकी सीनियरिटी का बहुत कद्र है, दूसरा है कि उनका लॉन्ग इनिंग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जिस तरह से जीतते आए हैं हर एक चुनाव, और क्लैरिटी है एकदम, मतलब साफ नेहरूवियन जो पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, उसको, उसकी लीगेसी को वो ठीक उसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ अपने सोशल बैकग्राउंड से नहीं, आइडियोलॉजिकली भी। वो ट्रेड यूनियनिस्ट भी रहे हैं, मजदूरों का अधिकार, किसानों का अधिकार, इसके लिए लड़ते भी रहे। तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे को इग्नोर मत करिए, और वो इक्वेशन वहां काम भी कर रहा है। यूपी में जो अगली चीज, सबसे बड़ी चीज है कि ये गठबंधन के बाद वो जो सोशल इक्वेशन राहुल गांधी ने अभी, जिसकी चर्चा कर रहे थे रविकांत जी, कि जब बनारस के प्रवेश के बाद से जो उन्होंने सीधी चुनौती दी है सामाजिक आधार पे, कि 73% लोग जो है ये अति पिछड़े, मतलब पिछड़े, दलित और आदिवासी, वो उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ है। तो एक वो नैरेटिव देखिए, वो कॉम्युनल, मतलब पूरा कॉम्युनलाइज्ड स्टेट बना रहे थे योगी आदित्यनाथ, और पूरा आप देखिए कि यूपी उनका टारगेट पहला था। ये जो राम मंदिर का जो आप देख रहे हैं, बाकी जो देश में बनाना है वो तो है, लेकिन यूपी पहला टारगेट है कि 80 सीटों पर राम जी के नाम पर सब कुछ श्री राम के नाम पर हो जाए। वो नैरेटिव को राहुल गांधी ने सोशल इक्वेशन के जरिए चैलेंज किया है, और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, और साथ में बेरोजगारी और ये सारे मुद्दे हैं। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और उनका जो ये है बहुत बड़ा रोल है, और मैं उम्मीद, मतलब ये करनी चाहिए कि अगर मायावती को जिस तरह से अखिलेश ये समझ गए कि ग्राउंड रियलिटी किस तरह चेंज हुआ है, ये पक्की बात है कि हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक अब कोई ये रिस्क लेने वाला नहीं है, वो कांग्रेस के साथ जाना तय कर चुका है, क्योंकि उसको पता है कि नेशनल लेवल पे बीजेपी को अगर रिप्लेस कर सकती है कोई पार्टी तो कांग्रेस है। तो बाकी पार्टियां देर सवेर अगर इसको जाती हैं तो उसको अखिलेश ये समझ लगता है कि इसको समझ चुके हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, और बहुत एलेबरेट करके जो आपने चीजों को समझाया वो बेहद महत्वपूर्ण है। और जाहिर सी बात है, हेमंत अत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हेमंत जी, स्वागत है आपका। हेमंत जी, ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में है, और ऐसे वक्त में इस खबर का आना, इस खबर का ब्रेक होना, ये कहीं ना कहीं से जो परसेप्शन है उसको पूरे तरीके से बदलती है, क्योंकि एक जन समर्थन राहुल गांधी को मिल ही रहा है। ऐसे में राहुल गांधी जहां पर 73% की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, उन्होंने ये सब भी उसमें जोड़ दिया है, उस सब की बात कर रहे हैं। यानी कि
कोर वोट जो है दोनों का वो एक ही है जिसको वो हिट करना चाहते हैं। और जो सांप्रदायिक जो सियासत पूरी बीजेपी कर रही है, या मंदिर की सियासत, या मेजोरिटिज्म की जो सियासत वो कर रही है, उसको तोड़ने का काम दरअसल ये दोनों नेता करने की कोशिश करें अपने अपने तरीके से। राहुल गांधी तो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जो है वो लगातार एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं अब आप इस गठबंधन को, और क्या लग रहा है आखिर क्यों ये पूरी बात बनती हुई, बिगड़ती हुई, बनती हुई नजर आ रही है? पहले बिगड़ रही थी लेकिन अब पूरी तरीके से बन गई है। नहीं बुशरा जी, ना तो ये बात बिगड़ रही थी ना कुछ और था। राजनीति के अंदर अगर आप जब देखेंगी तो ये पोस्चरिंग का खेल होता है कि सीट शेयरिंग के लिए जब आप बार्गेनिंग करती हैं तो यू स्टार्ट फ्रॉम 5 एंड देन यू गो अप टू 18। दैट्स हाउ इट टेक्स प्लेस। तो वही सब खेल चल रहा था, और पहले दिन से एक बात बड़ी स्पष्ट थी कि ये दोनों चुनाव साथ ही लड़ेंगे। अब तक का जो नैरेटिव बनाया है कीर्तन मंडली ने, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, वो क्या था कि मोदी और योगी के सामने कोई था ही नहीं। इस तरीके का नैरेटिव राम मंदिर के बाद 80 में से 80, 79 की भी बात नहीं कर रहे, सिर्फ 80 में से 80 ले उड़े हैं वो। आपसे पहले मैं भी एक चैनल पे था तो वहां से यही बात चल रही थी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो बेसिकली अखिलेश यादव है, ये जितना भी आपको अपोजिशन ब्लॉक दिखता है ना, इसमें अगर कोई सबसे प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है तो उसमें मैं मानूंगा अखिलेश यादव और तेजस्वी है। ममता बनर्जी उस तरीके से प्रोफेशनलिज्म नहीं है उनके अंदर, वो कहीं ना कहीं मर्क्यूरियल कैरेक्टर है, 1 मिनट में वो भिदक जाती है किसी भी बात पे। और भी तमाम कारण है, एजेंसीज का और का, मोदी का दबाव और सारी चीजें। लेकिन ये जो यूपी के अंदर हुआ है, अब एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, अब तक केवल एक ही नैरेटिव था कि मोदी और योगी दोनों की जोड़ी और बाकी सब साफ। आज के बाद जो ये नैरेटिव खड़ा होगा अब, और खासतौर पे ये अलायंस कैसे हुआ इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है आपको। अखिलेश ने एक स्टेज पे कह दिया था हम 11 सीट देंगे, लेनी है तो ले लीजिए आप। उसके बाद ये सीटें यहां क्यों आई? देखिए सीधा सीधा इंटरवेंशन, और इसमें बार्गेनिंग का स्कोप था। आज सुबह क्योंकि प्रियंका गांधी ने खुद बात की पहले राहुल गांधी से, उसके बाद शी स्पोक टू अखिलेश यादव, और उसके बाद इस निष्कर्ष पर ये लोग पहुंचे हैं कि ये सीटें होंगी, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक आध सीट पे अभी भी छिटपुट है, लेकिन वो 5 बजे तक क्लियर हो जाएगा। तो इस सारे में आज के बाद जो एक तो राहुल गांधी की यात्रा, देखिए एक बात आपको माननी पड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी का जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थिति है वो काफी वीक है, 8-8.5% का वोट शेयर रहता है। लेकिन जब वो अखिलेश के साथ जुड़ के चलेंगे, और खासतौर पे इस माहौल में जब पीडीए की बात हो या जो ओबीसी के जो राहुल गांधी जिस बात को लेकर चल रहे हैं, तो एक नैरेटिव अब यहां से बनना शुरू होगा। अब कुछ लोग ये सवाल पूछेंगे कि पिछली बार जो 2019 का चुनाव था उसमें भी तो सपा, बसपा और क्या नाम है कांग्रेस साथ ही थे, उसके बाद कांग्रेस की एक ही सीट आई थी। उस बार जो आपने खेल किया था वो पुलवामा की लहर बनाई गई थी। पुलवामा की सारी सच्चाई आज तक आ रही है, सवाल का जवाब तो कोई होता नहीं इस देश में, ना सवाल का जवाब देने की आदत नहीं है। पुलवामा के सारे सवाल, सारे रहस्य हैं, इसका रियल अब होगा। देखिए मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि मोदी बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है। अगर उनको राम मंदिर से उनका खेल जम रहा होता लोकसभा का, तो वो इतने थोक के भाव में भारत रत्न नहीं बांटते। उन्होंने भारत रत्न वापस दिल्ली पहुंचने से पहले बांटने शुरू किए थे। उससे अगर उनका काम चल जाता तो उसके बाद वो विपक्ष के जो इंडिया अलायंस के गठबंधन को तोड़ने का काम नहीं करते। वेस्ट बंगाल में उन्होंने तुड़वाया, महाराष्ट्र के अंदर वो जैसे अशोक चौहान को तोड़ के लाए, जो सभा उसका क्या नाम, इसका शरद पवार की पार्टी का जो हाल किया, जो शिंदे की पार्टी का, शिंदे और क्या नाम इनका, ये अपने शिवसेना का जो किया। तो कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी है उनको ये लग रहा है कि जो सामने दिख रहा है अकेले राम मंदिर, भारत रत्न, ये इससे काम नहीं चलने वाला है। इसलिए तमाम चीजें डेस्परेशन में हो रही हैं, और विपक्ष की एकता को तोड़ने का काम जितना भाजपा नहीं कर रही उतना उसकी एजेंसियां कर रही हैं इफेक्टिव रोल। लेकिन सपा के साथ अलायंस में मेरी एक बार आपसे पहले भी इस बारे में बात हुई थी, मायावती का ना आना भी तय था क्योंकि उनके ऊपर तमाम तरह का एजेंसियों का दबाव है। उस दिन भी आपको याद होगा मैंने कहा सब एक तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में नेचुरल अलाई है, इसमें कोई शक नहीं है, एक दूसरे के पूरक है वो, और ज्यादा लाभ उसमें कांग्रेस को होगा ये भी निश्चित है क्योंकि कांग्रेस वहां पर वीक है इन कंपैरिजन टू समाजवादी पार्टी। अब चूंकि सोनिया गांधी खुद राज्यसभा में चली गई हैं और वहां पर पूरी उम्मीद है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। राहुल ने अभी अमेठी तय नहीं किया है, लेकिन जिस तरह के जुनूनी व्यक्ति हैं वो हो सकता है वो अमेठी और वायनाड से दोबारा चुनाव लड़े। तो उस सारे खेल के लिए ये जरूरी था, और दूसरा पूरे देश में पोस्टरिंग के लिए कि मोदी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा। इसलिए कांग्रेस ने वो स्ट्रेटेजिकली कितनी वोट आएंगी नहीं आएंगी क्या कंपटीशन है वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस ने बनारस की सीट भी ली है।
तो क्योंकि पैन इंडिया उनको एक मैसेज देना कि देखिए मोदी को हम चुनौती दे रहे हैं, तो ये खेल उत्तर प्रदेश का आज के बाद जमना शुरू होगा। ये नैरेटिव किस दिशा में जाएगा? राम मंदिर के लहर पे जीत जाएंगे, या जो किसान आंदोलन का काम चल रहा है ये भाजपा को कहीं नेस्तनाबूद ना कर दे, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। आज सुबह से जो हालात है बॉर्डर पे, पंजाब के बॉर्डर पे, आप कल्पना कर सकती हैं, आमने सामने फौजें खड़ी हुई है। एक तरफ पुलिस है, पैरामिलिट्री है, दूसरी तरफ हजारों किसान है, और हालत यह है जो किसी बॉर्डर पे भी नहीं देखी होगी आपने। मतलब किसान निहत्थे हैं, अपने देश की राजधानी में नहीं आ पा रहे हैं। 10 दिन से सरकार ने सड़कें बंद कर रखी हैं, और सरकार प्रचार क्या कर रही है कि किसानों के कारण सड़क बंद है। 222 किलोमीटर दूर बैठे किसानों के ऊपर दिल्ली की सड़कें किसानों ने बंद कर रखी है। अरे भाई, सरकार ने बंद कर रखी है। 8 और 7 लेयर की सिक्योरिटी। मोदी का जो देखिए, जो सारा जो अति विश्वास और आत्मविश्वास है, उसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बुशरा जी, ये सब कहने की बातें, हिंदुस्तान में 2 महीने का समय चुनाव में बहुत लंबा समय होता है। आपने राम मंदिर का भी देख लिया, आपने भारत रत्न की सियासत भी देख ली, आपने विपक्ष को तोड़ने की सियासत भी देख ली, आपने अब किसान आंदोलन का भी देख रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह की जिद केंद्र सरकार ने पकड़ी हुई है, कोई इस तरह की बात, हादसा हो गया वहां पर, तो आप क्या सोचते हो, मोदी चुनाव में उतर जाएंगे क्या? वेस्टर्न यूपी और ये सारी इस बेल्ट के अंदर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और ये सारा, ये बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। इसको आइसोलेशन में मत देखिए आप। और ये जो अलायंस आज हुआ है, इसके बाद असली जो चुनौती है वो बीजेपी की शुरू होगी, क्योंकि सपा का वोट ट्रांसफरेबल है और इनका वोट भी ट्रांसफरेबल है म्यूचुअली। मायावती का वोट ट्रांसफर नहीं होता, मायावती को केवल लाभ होता है। आपको याद होगा पिछली बार सपा की स्ट्रेंथ ज्यादा है यूपी में, उसके बावजूद सपा की केवल 5 सीट आई, तीनों का अलायंस होने के बावजूद, और मायावती 0 से 10 पहुंच गई। तो इस बार मायावती का ना होना और इन दोनों का साथ होना, और मायावती का तो वोट बैंक वैसे भी आपको सारे देश में ये मैसेज चला गया कि वो किसके हाथों में खेल रही है, उनकी टिकट भी कौन बांटता है। तो ऐसे में एक फॉर्मिडेबल फोर्स ये होगी, ऐसी आप उम्मीद कर सकती हैं। और कांग्रेस को फिर एक बात सोचनी चाहिए, मैं कहता हूं कि बेशक कम सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन इफेक्टिव चुनाव लड़े, और केवल लड़ने के लिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए लड़े। अपने स्ट्राइक रेट को सुधारने पे कांग्रेस को काम करना चाहिए, खासतौर पे हिंदी पट्टी में। जी बिल्कुल। और यही सवाल मैं प्रोफेसर रविकांत आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आपको ये लग रहा है कि हिंदी पट्टी जो है उसको पूरा साध लिया गया है, जिस तरह से अनिल जी कह रहे थे। बिहार की अगर हम बात करें, बिहार में जो यात्रा शुरू की गई है तेजस्वी की तरफ से और जन सैलाब जो उसमें उमड़ रहा है, इधर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है अब ये बिहार में भी एक अलायंस हुआ है, यहाँ पर अब अलायंस हो गया है, तो आपको लग रहा है कि पूरी हिंदी पट्टी जहां से पूरे देश की सियासत बीजेपी करती है, उसको अभी इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छे से साध लिया है, क्योंकि ये मजबूत चेहरे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये वो चेहरे हैं जो अब देश को एक उम्मीद दे रहे हैं, और देश एक उम्मीद की तरह इन चेहरों पर देख रहा है। खासतौर पर तेजस्वी और राहुल की मैं बात करूंगी। बुशरा जी, अगर आप अंकगणित की बात करें कि बीजेपी के पास सीटें कहां से हैं, तो डेफिनेटली नीतीश कुमार के जाने के बाद पूरे इंडिया अलायंस में और उन लोगों में जो बीजेपी से मुक्ति चाहते हैं, बड़ी बेचैनी थी, लोग निराश थे। लेकिन वहां तेजस्वी और राहुल गांधी एक साथ आए, और अब ये लग रहा है कि नीतीश कुमार के जाने से महागठबंधन को ही फायदा है, नीतीश कुमार को और बीजेपी को कोई फायदा नहीं है। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में तो बेहद असमंजस की स्थिति में हम लोग भी थे कि अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो कुछ तल्ख टिप्पणियां भी आ रही थी। लेकिन ये जो गठबंधन हुआ है वो मुझे 1993 को याद दिलाता है कि जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त खानी पड़ी थी, इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर, जहां कांचीराम और मुलायम सिंह मिलकर के चुनाव लड़े थे। वो नारा लगा था, मिले मुलायम कांचीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी का कॉम्बिनेशन है। और अभी अनिल सिन्हा जी ने जिस तरफ इशारा किया, खड़गे जी जैसे एक बहुत सीनियर लीडर जो बराबर नजर रख रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, उनका अभी सक्रिय होना, अभी एक बार वो आए हैं तब से मुझे लगता है कि आगे वो और ज्यादा रैलियां करेंगे। तब जो खड़गे जी के प्रति उत्तर प्रदेश में मैं उन लोगों से भी बात कर चुका हूं जो खड़गे जी का सिर्फ नाम जानते हैं, लेकिन जो ममता बनर्जी ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री कैंडिडेट उन्हें होना चाहिए, तो इतना जमीन पर एस्पिरेशन है उस जाति में भी, जिसकी तरफ इशारा अभी हो रहा था कि मायावती का वोट जो है वो इंटैक्ट है। लेकिन अगर मायावती इस गठबंधन में साथ नहीं आती है और खड़गे जी
खुदा ना खास्ता अगर बनारस से चुनाव लड़ गए, ये एक बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कांग्रेस पार्टी का कि खड़गे जी एक कर्नाटक की सीट से और एक बनारस की सीट से, जो बीजेपी कहती है कि कौन मोदी के सामने, और वो दिखा दे कि ये वो व्यक्ति है जो कभी बाबा साहब अंबेडकर ने सपना देखा था कि किस एक दिन आएगा जब दलित देश पर तिरंगा फहराएगा, लाल किले पर तिरंगा फहराएगा। तो ये खड़गे साहब अगर बनारस से चुनाव लड़ते हैं मोदी के सामने, वहीं आधी शिकस्त दे दी जाएगी बीजेपी को। और ये जो कॉम्बिनेशन है डेडली कॉम्बिनेशन है, और मुझे लगता है कि 1993 को उत्तर प्रदेश दोहराने जा रहा है। और अगर मायावती आ जाती है इसमें, मैं अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ा हूं, मायावती का जो भी काम होता है वो आचार संहिता लगने के बाद होता है। कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो बराबर इस बात का संकेत कर रहे हैं कि आचार संहिता के बाद मायावती कोई फैसला लेगी, और उत्तर प्रदेश के बाहर भी, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब में और जगहों पर भी उनकी कोशिश है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करें। देखिए इस समय राहुल गांधी की जो यात्रा है, खड़गे जी का जो अपना नेतृत्व है, उसने पूरे देश की निगाहें लगा दी है। सब पूरा देश का जो उम्मीद है वो राहुल गांधी की तरफ है, क्योंकि यही एक शख्स है जो सड़क पर लड़ रहा है। तो अल्पसंख्यकों के साथ खास करके दर्द का रिश्ता है। जिस तरह से अल्पसंख्यकों को लिंच किया गया, प्रताड़ित किया गया, लव जिहाद के नाम पर उनको टॉर्चर किया गया, कहीं उन बुलडोजर से उनके घर ढाए गए, और एक यही व्यक्ति था जिसकी सदस्यता खत्म की गई, जिसे ईडी और सीबीआई के जरिए प्रताड़ित किया गया, लेकिन फिर भी वो डरता नहीं है, हार नहीं मानता है। ये जो दर्द का रिश्ता है राहुल गांधी के साथ दलितों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का, इसने राहुल गांधी को एक बड़ा उम्मीद का केंद्र बना दिया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग अभी नाउम्मीद हो रहे थे, आज अचानक उनमें उत्साह आ गया है कि ये तो जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगा। थोड़ी सी इसमें जरूरत अभी मायावती की है, अगर वो आ जाती है तो फिर तस्वीर ही बदल जाएगी, और फिर बीजेपी को लेने के देने पड़ेंगे इस उत्तर प्रदेश में, जहां वो 80 का सपना देख रहे हैं। अभी उनकी मैं समझता हूं कि आधी सीटें तो ये गठबंधन घटाने में कामयाब होगा। 40 पर अगर बीजेपी रुक जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन मायावती आ जाए तब तो फिर हालात ही बहुत बुरे हो जाएंगे बीजेपी के। और मोदी जी जो सपना देख रहे हैं, योगी जी जो बुलडोजर लेकर के घूम रहे हैं, उनको पता चल जाएगा कि लोकतंत्र में ताकत क्या होती है, वोटर की, और राजनीति कैसे की जाती है देश को बनाने की। आप विभाजन करने की, घृणा पैदा करने की, सांप्रदायिक फूट डालने की, मणिपुर बनाने की जो राजनीति कर रहे हैं, वो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। और आज 50% नहीं बल्कि 60-65% लोग इस देश में तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सौहार्द चाहते हैं, और बहुत सारी उम्मीदें राहुल गांधी, खड़गे, अखिलेश यादव इन सब के तरफ लगी हुई है। और इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा संदेश देने वाला इस चुनाव में, और वो 1993 को दोहराने वाला। जी, 1993 को दोहराने वाला, ये बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि वो दौर और ये दौर, उसमें एक सिमिलरिटी ये है कि उस वक्त बाबरी मस्जिद जो है उसको गिराया गया था और उसके बाद वो नारा दिया गया था, और अभी देखें तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो किया गया है नरेंद्र मोदी की तरफ से, और ये लग रहा है कि एक बार फिर से राम के सहारे उनकी नैया पार हो जाएगी। लेकिन ऐसा शायद उनको भी नहीं लग रहा है। अगर उन्हें लग रहा होता तो 24 घंटे के अंदर वो पूरा नैरेटिव जो चेंज किया है, कर्पूरी ठाकुर से लेकर भारत रत्न से लेकर आरएलडी को शामिल करने से लेकर, वो तमाम चीजें नहीं होती। और अब उसकी बात करते हुए भी राम मंदिर की उस तरह से नरेंद्र मोदी नहीं नजर आते हैं। विकास की और योजनाओं की बात करते हुए वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसी पर उन्हें लौटना पड़ेगा अगर 2024 में उन्हें वो प्रदर्शन करना है। 400 पार की वो बात कर रहे हैं एनडीए की, और यूपी में तो 80 का नारा उन्होंने दे दिया है, 80 की 80 सीटें, जो कि लोकतंत्र में आप ये देखें कि एक तरह का मजाक है कि आप लोगों के वोट से पहले ये तय कर रहे हैं कि हमें इतनी सीटें चाहिए, आप इंतजार भी नहीं करना चाहते हैं। और इसी तरह की छवि जो है नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बनाई है। लेकिन अनिल जी, मेरा सवाल ये है आपसे, जो राहुल गांधी की जो तस्वीरें अभी भी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और लगातार जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां वो लगातार 73% की बात कर रहे हैं, ओबीसी छात्र को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं नीचे नहीं बैठना है, साथ में बैठना है, और फिर उससे पूछते हैं ओबीसी क्या होता है, वो रोता है और उससे उस तरह से वो बात करते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, उससे गले मिलते हैं। ये तमाम तस्वीरें जो दिखाई जा रही हैं, ये तमाम तस्वीरें जो दिख रही हैं,
वो क्या आपको लग रहा है कि कोई बदलाव उत्तर प्रदेश जैसी जहां राजनीति इसकी होती है उसमें ला सकते हैं? और क्या आपको लगता है कि मायावती बिल्कुल इनएक्टिव हैं? क्या उनका वोट भी इधर अखिलेश और कांग्रेस को शिफ्ट हो सकता है? क्योंकि बात तो उसी वोट की कर रहे हैं, चोट तो उसी वोट पर कर रहे हैं जो मायावती का भी है। देखिए मैं मतलब ग्राउंड पे अभी कितना क्या कुछ बदला है और ये चुनाव में कितना वोट में परिवर्तित होगा इस बारे में जल्दबाजी होगा कहना, और मैं उसके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ। रविकांत जी और हेमंत जी ज्यादा बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैं वो बदलाव जो ग्राउंड पे कितना हो रहा है उसको उसकी ओर से जो बदलाव कांग्रेस में और राहुल गांधी ने जो राजनीति में बदलाव किए हैं इन तस्वीरों के जरिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्रांतिकारी बदलाव है। कभी आप कांग्रेस की रैली ऐसी देखेंगे जिसमें कि कोई जमीन का आदमी उठ करके जा करके, या कांग्रेस क्या प्रधानमंत्री की कोई रैली में आप ऐसा देख सकते हैं क्या? आप देखिए कि किस तरह से उनका हाथ उठता है, जो कि दुनिया के जो सबसे बड़े तानाशाह से की तरह से की तस्वीर से लोग उसकी तुलना करते हैं। तो वो वैसी उस तरह से हाथ उठाना, उस तरह से नारे लगवाना और विपक्ष को गालियां देना। इसके अलावा आप वो जो देखिए एक एक जो बीजेपी और मोदी जी ने जो एक राजनीति अभी 10 सालों में बनाई है उसके खिलाफ एक जो वैचारिक राजनीति है वो इसकी तस्वीर है। जमीन से उठ करके संवाद कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने पहली यात्रा में भी कहा था कि हम जो है सुनना चाहते हैं, तो सुनना नहीं चाहते हैं वो उनको खड़ा करके उनसे बोलने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं लोगों को जमीन से। ये एक नए किस्म की पॉलिटिक्स है। तो कम से कम पॉलिटिक्स की जो नैरेटिव है या पॉलिटिक्स का जो लैंग्वेज है उसका जो भाषा उसकी है, उसको तो राहुल गांधी ने जरूर बदल दिया है। अब इसका असर कितना नीचे तक जाता है इसके बारे में अभी मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहिए हम लोगों को, लेकिन इसका असर जरूर जाएगा। वो लड़का यूं ही कोई जाते ही उनके छाती से लगता है या रोने लगता है। ये दृश्य जो है हिंदुस्तान में, इसकी तुलना आप सिर्फ गांधी जी के आंदोलन के समय से कर सकते हैं या जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के या लोहिया जी के की राजनीति से कर सकते हैं। इसकी तुलना आप वर्तमान राजनीति से नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो एक रिवाइवल ऑफ जो मतलब आइडिया ऑफ इंडिया या इंडिया की जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए थी, जो गरीब दलित अल्पसंख्यक सब वो सब की भाषा को सिर्फ ये नहीं एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, उनको खुद उनसे एक्सप्रेस भी करवा रहे हैं। ये एक नई लैंग्वेज है पॉलिटिक्स की। इसको हमको लग रहा है कि हमको बियॉन्ड ये क्या कहते हैं इलेक्शन से देखना चाहिए। ये चुनाव से आगे की राजनीति है और चुनाव तक इसको सीमित करके कम से कम हमारे जैसे लोगों को इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। एक कॉरपोरेट से बड़ी रैली आप सोच सकते हैं कितने जो फूल बरसते हैं उसके पीछे का जरा आप और हम सब जानते हैं कि एक बुके एक गुलदस्ता देने का खर्च कितना है। बड़े शहरों में बंगलौर में फूलों की बारिश होती है। ये पैसे कौन दे रहा है, ये कौन इसका इंतजाम कर रहा है, ये एजेंसी कौन है जो इस तरह के इवेंट मैनेजमेंट कर रहा है, उसके बरक्स वो जो कॉरपोरेट के हाथ में इवेंट मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स, कॉरपोरेट की पॉलिटिक्स, बड़े अमीर लोगों की पॉलिटिक्स, उसका सिंबोलिज्म, उसका सारा कुछ आप देख लीजिए। और उसका देख लीजिए कि अगर कोई साइड में आ रहा है तो उसको किनारे कर देना। जेपी नड्डा तक को धकेल दिया हमारे जो मतलब महामहिम है, उन्होंने उसको तक ढकेल दिया। और वो जो है और एक दूसरा आदमी है जो रैली निकालता है, सुरक्षा की जो जरूरतें हैं, जो उसकी शर्तें हैं, उसको भी वो डिफाई करता है, उसको उल्लंघन करता है। अपनी जान जोखिम में जिसके 2 लोग मारे गए, मतलब ये सीधे सीधे जिनको आतंकवादियों ने मार दिया, वो आदमी अपना लोगों के बीच जा रहा है, सुरक्षा पाबंदियों का उल्लंघन करके उनको अपने साथ खड़ा कर रहा है। ये कोई छोटी पॉलिटिक्स नहीं है और ये इसको क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहिए। लैंग्वेज जो भाषा है राजनीति की, उसका एक्सप्रेशन है, उसमें एक बदलाव देखना चाहिए। ये बदलाव मैं देख रहा हूं कि जो 74 का आंदोलन या 67 का आंदोलन या 42 का आंदोलन, उससे जोड़ना चाहिए हमको। इसको पूरे ये संदर्भ में देखना चाहिए। और लास्ट पॉइंट में आपको एक और ध्यान दिलाऊं कि ये जो अखिलेश के साथ जो हुआ है गठबंधन, उसको ब्रॉडर ढंग से देखिए। अब देखिए कि जो हेमंत सोरेन किस तरह खड़े हो गए
तेजस्वी यादव की जरा देखिए जो किस तरह का रिस्पॉन्स है और किस तरह धैर्य के साथ वो शख्स लड़ रहा है। ये हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, ये कमी एक आकर के ये रुक रहा था उत्तर प्रदेश में। ये जो इंडिया गठबंधन की नैरेटिव थी, इसकी जो मतलब जिसको आप कहते हैं कि अभियान था, वो रुक रहा था उत्तर प्रदेश में। वो अभियान अब वो उत्तर प्रदेश में उसने वो बाधा भी पार कर ली, जो बाधा बहुत बड़ी बाधा थी। अब अखिलेश और इसके आ जाने के बाद जो मुकम्मल हिंदी पट्टी का ये है कि मतलब नैरेटिव है इंडिया गठबंधन की, वो पूरी होती है। मैं एक चीज सिर्फ मायावती के बारे में कहूंगा, मेरा अपना गट फीलिंग है कि मायावती नहीं आएगी। मायावती बहुत आगे निकल चुकी हैं, अब उनका आना संभव नहीं लगता, जितनी राजनीति हम लोग समझते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आपको इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब देखिए कि नीतीश, हम लोग हालांकि नीतीश को डिफेंड कर रहे थे, लेकिन मुझको भी पता था कि ये पलटी मारने की फिराक में है, क्योंकि आप उस तरह के संदेश देने लगते हैं। मायावती ने अब तक कोई संदेश नहीं दिया है जिससे कि आपको लगे, और ना उनका कोई लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज या उनका पॉलिटिकल लैंग्वेज, जिससे लगे कि वो अब है। उन्होंने मान लिया है कि 2024 का इंतजार करो, अगर खड़ा होना होगा तो 2029 देखेंगे। वो अभी उन्होंने अपना ये क्या कहते हैं, अपनी जो अपना बक्सा बंद कर लिया है। अब उसमें जो आ जाए, जो नहीं आएगा उसकी चिंता अब नहीं कर रही है, ऐसा मुझको लगता है। और ऐसा हुआ है, ढेर सारे लोग इर्रेलिवेंट हो जाते हैं अपनी जीवन में, अपनी ही वजहों से, और उसके पास उनके हाथ पांव में वो ऊर्जा नहीं रहती है कि खड़े होकर के कर पाए। वो ऊर्जा वो खो चुकी है। इस सच को हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए और उनको भी ये सच को बताना चाहिए। बिल्कुल, पॉलिटिकली इररेलेवेंट होती जा रही है मायावती, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सिर्फ रटी रटाई जो उनकी लिखी होती हैं, वो पीसी पढ़ने के अलावा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के अलावा, और या फिर कुछ ट्वीट करने के अलावा, और उनकी राजनीति जो है वो जमीन पर बिल्कुल नजर नहीं आती, और ना ही वो उसका दावा करती हुई नजर आती हैं। वो कहती भी है कि अलग अलग तरह की राजनीति करने के तरीके होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में अगर आप जनता के बीच में ही नहीं जा रहे हैं, जमीन पर नहीं उतर रहे हैं, तो आप किस तरह की फिर सियासत कर रहे हैं? या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, या आप अहंकारी हो चुके हैं कि आपको लगता है कि आपका एक सर्टेन वोट तो आना ही है। वही मायावती की स्थिति फिलहाल रखती हुई नजर आ रही है। लेकिन हेमंत अत्री जी, क्या आपको ये लग रहा है कि आरएलडी की बात करना यहाँ जरूरी इसलिए है क्योंकि आरएलडी को लेकर अखिलेश यादव ने सीटों का ऐलान किया था, तस्वीर शेयर की थी, फिर उसके बाद भारत रत्न का ऐलान किया गया, और फिर ये कह दिया गया जयंत की तरफ से कि वो अब उनके पास कोई और रीजन नहीं बचता है, उनका दिल जीत लिया गया और वो वहां पर जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद से हमने कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट या फॉर्मल कोई बात आ रही हो उनकी तरफ से, कौन सी सीट पर लड़ेंगे, क्या होगा, क्या फॉर्मूला तय हुआ है, ये कोई बातचीत हमने नहीं देखी है। तो क्या अभी कोई गुंजाइश आरएलडी को लेकर रहती है? क्या कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, या फिर डील हो चुकी है, ईडी वरना उनके घर पहुंच जाएगी, ऐसा उनको पूरी तरीके से डर है? या फिर आपको लगता है कि अब अखिलेश और राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही मिलकर अब लड़ेंगे और कोई तीसरी पार्टी या किसी और की गुंजाइश नहीं है? हालांकि दो और पार्टियां वहां छोटी छोटी बन गई हैं, उनको भी लग रहा है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी से इतर वो अगर पार्टी बना रहे हैं उनसे अलग होकर, तो जाहिर सी बात है अगर इन दोनों का गठबंधन होता है तो वो पार्टियां नहीं आएंगी। तो अभी की स्थिति को फिलहाल उत्तर प्रदेश की आप कैसे आंक रहे हैं? अपने अजीत सिंह की पार्टी थी जो उनको बेटे अब चला रहे, एक बात मान के चलेगा कि उन्होंने कंप्लीट सरेंडर कर दिया है, कंप्लीट सरेंडर। और उसके बाद और भी कमाल आप तब देखेंगी जब ये उनको 2 या 3 जो भी सीट मिलेंगी, वो उस चुनाव को भी नहीं लड़ेंगे और वो इजियर रूट लेंगे राज्यसभा का, जो उन्होंने अपने लिए तय किया है। क्योंकि लड़ाई का मादा उनका दिख गया, उनके अंदर लड़ाई का मादा नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने भारत रत्न को लेकर रिएक्ट किया, द वे ही हैज सरेंडर्ड इन हिज ओन वर्ड्स, उनकी जो अपनी कम्युनिटी है जाट बिरादरी, एक तरीके से उसको इस बात का बुरा लगा है कि और मैं क्या कहूं, एज इफ कि चौधरी चरण सिंह को उनके जो योगदान था उसके लिए नहीं, बल्कि मोदी ने कोई खैरात दे दी है और जिससे वो ऋणी। इस तरह की चीज जो है वो ये कम्युनिटी को पसंद नहीं करती है, उसका कोर वोटर जो है। और ये बात बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं, जिस तरीके से सरेंडर किया है अपने
राष्ट्रीय लोकदल। इसी में मैं सवाल जोड़ रही हूँ, बात- मैं इसी में सवाल जोड़ रही हूँ हेमंत जी, इसी में सवाल जोड़ रही हूँ, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हो, किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो क्या जो जाट वोट है, जो लग रहा था एक बड़ा तबका जो लोग उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उसने वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ आया था। अभी आपको क्या लग रहा है, अगर बीजेपी के साथ आरएलडी खड़ी हुई नजर आती है, तो क्या ये जाटों का वोट, क्योंकि अभी भी हम देखें राकेश टिकैत जो है वो लगातार चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, आज भी प्रदर्शन किए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और वो कह रहे हैं कि किसी वक्त दिल्ली कूच कर सकते हैं, वो देख रहे हैं तमाम चीजों को, तो वो वोट आप कहां जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि तमाम जो एरियाज हैं, वो तमाम जो पॉकेट्स हैं, वो देखना इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के हवाले से। जी देखिए, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि देखिए वहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी वेस्टर्न यूपी में, वो होगी कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसकी दशा और दिशा कहां जाके रुकती है। अगर इसमें कोई खून खराबा हुआ, इसकी की आशंका प्रबल हो रही है, तो मोदी बढ़ जाएंगे। अगर इसका कोई एमिकेबल सॉल्यूशन होता है तो वो सिचुएशन अलग होगी। जो प्रोफेसर रविकांत एक बात मायावती के बारे में कह रहे थे कि मायावती शायद, जो वो होप अगेंस्ट होप की जो बात कह रहे थे कि मायावती शायद आचार संहिता लगने के बाद इधर आ जाए, देखिए वो संभावना खत्म है। उसका कारण समझिए, जब से मोदी की सत्ता आई है, अभी तक क्या होता था कि जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता था तो एजेंसियां किसी के ऊपर कुछ करती नहीं थी, लेकिन मोदी की सरकार में आचार संहिता कोई बैरियर नहीं है। आपने छत्तीसगढ़ में देखा किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं पर आचार संहिता के दौरान रेड्स हुई, आपने राजस्थान में देखा और तमाम अलग अलग स्टेट्स में देखा। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण जो मैं कहना चाह रहा हूं, राहुल गांधी जो नैरेटिव बना रहे हैं ना बुशरा जी, जो इनका राम मंदिर का नैरेटिव था और जो उनके तेवर हैं, अगर आपने उनको बिटवीन द लाइन स्टडी किया हो, वो बहुत खतरनाक है भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव के लिए। कल उन्होंने क्या किया, उन्होंने मंच से एक सवाल पूछा बेहद आक्रामक लेकिन सधे हुए शब्दों में। उन्होंने जनता से पूछा, जो भारी भीड़ थी, कि आपने राम मंदिर के उद्घाटन में अडानी को देखा, अंबानी को देखा, अमिताभ बच्चन को देखा, ऐश्वर्या राय को देखा, धोनी को, और ऑल ऑफ ए सडन फिर उन्होंने सवाल किया, आपने किसी ओबीसी को देखा, किसी दलित को देखा, किसी बैकवर्ड को देखा? वो इंस्टेंट पीड़ा है जो तुरंत कनेक्ट करती है कि यार बात तो ये आदमी ठीक कह रहा है कि वोट तो मांग रहे हैं हमारी और मंदिर में लेके जा रहे हैं उनको जो वोट डालने भी नहीं आते। तो उत्तर प्रदेश में अगर कहीं ये नैरेटिव चल गया, देखिए उत्तर प्रदेश में दुश्वारियों की कमी नहीं है, बेरोजगारी का एक रोल है, अपने महंगाई का है, तमाम तरह की जो सामाजिक चीजें हैं वो अलग हैं, बुलडोजर पॉलिटिक्स है, दुनिया भर की चीजें। अब सवाल केवल क्या है कि जो राहुल गांधी और अखिलेश, देखिए एक वो पिक्चर आपने देखी होगी जब अपने तेजस्वी और राहुल गांधी एक जीप में चल रहे थे, तेजस्वी चला रहे थे, उस तरह का सीन जब भारत जोड़ो यात्रा के 3-4 दिन जो यूपी में बचे, अगर ये दोनों साथ चल पाते हैं, बीच में राहुल गांधी को लंदन भी जाना है 2 दिन के लिए और सारी चीजें, लेकिन 3-4 दिन की जो यात्रा बची हुई है, अगर ये दोनों वो पिक्चर आती है इनकी, तो वो पिक्चर बहुत भारी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी पे। अभी तक तो बीजेपी अकेली ही दौड़ रही है, सामने कोई नहीं है। अब जब सामने की बात आएगी और किस तरह का नैरेटिव बिल्ड करेगा, राहुल गांधी की एक बात आपको माननी पड़ेगी कि वो ना केवल यात्रा कर रहे हैं, लोगों की राह नरम को छेड़ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ कहां धोखा हो रहा है। और वो चीज अगर लोगों के घर में घर जाती है दिमाग के अंदर, और समाजवादी पार्टी के पास ग्रास रूट पे ठीक ठाक वर्कर्स की फोर्स है, कांग्रेस के पास नहीं, तो सपा का जो माहौल है और जो कांग्रेस की जेल अगर साथ लग जाएगी और उसके बाद प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती है, तो एक पूरा मोमेंटम बनता है। और जैसा प्रोफेसर साहब कह रहे थे या अनिल जी कह रहे थे कि अगर कहीं खड़गे साहब चुनाव लड़ गए बनारस से, जिसकी संभावनाएं अभी तक उस तरह के संकेत आए नहीं है, लेकिन अगर कहीं खड़गे साहब चुनाव लड़ गए तो ये पूरा उत्तर प्रदेश का मतलब महाभारत कहीं और ही पहुंच जाएगा। मोदी चुनाव हारे या ना हारे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मोदी को केवल उत्तर प्रदेश और बनारस में सीमित कर दिया जाए, वो भी तो एक बड़ी चीज है ना, ऐसी कोई संभावना बढ़ती है। तो तीसरी जो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि अभी तक का जो चुनाव है, जो कीर्तन मंडली है, उसने उस पूरे विपक्ष को गायब कर दिया है, कहीं कुछ नहीं है। और आज की ताजा खबर आपको और बता दूं, जब हम बात कर रहे हैं, परसों हमने बात की थी कि किस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 115 करोड़ का नोटिस दे दिया कांग्रेस पार्टी को, और 115 में करके इसके अलावा खाते सील कर दिए गए थे। ये है जो कांग्रेस पार्टी के उनमें से निकाल लिए हैं। और इस समय जब हम बात कर रहे हैं IT के अंदर उस अपील पर बहस हो रही है, तो मोदी और उसकी एजेंसियों ने
पूरे विपक्ष को एक तरीके से नेस्तनाबूद करने का बीड़ा उठा लिया है, नॉट ओनली पॉलिटिकली, नॉट ओनली फाइनेंशियली, लेकिन हर संभव एंगल से उनके अलायंस तुड़वाना, उनके खाते सील करा देना। यह आपने लोकतंत्र में कभी सुना नहीं होगा कि चुनाव से 2 महीने पहले, चुनाव की घोषणा से 15 दिन पहले मेन अपोजिशन पार्टी का खाता सील कर दिया जाए। और अब जो स्थितियां बनेंगी, क्या इसमें भी कांग्रेस पार्टी उसको बीजेपी को बैकफुट पे ला सकती है? जब हम बात करें तो इस टाइम इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी में इस पर बहस चल रही है। इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी ने स्टेटस को के ऑर्डर किए थे, उसके बावजूद 65 करोड़ रुपए कैसे ले लिए इनकम टैक्स ने? कांग्रेस पार्टी तो वैसे ही लगभग बैंक्रप्सी की स्थिति में है फाइनेंशियली। विपक्ष के पास कहीं कोई धेला नहीं, सारे का सारा जो आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड में, उसका कितना परसेंट बीजेपी के पास गया है। तो सारा नैरेटिव, अच्छा कल चंडीगढ़ के मेयर को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है और जो तलक टिप्पणियां हैं, इस देश के वोटर को हम ना समझ नहीं समझ सकते। जो भारतीय जनता पार्टी एक मेयर के चुनाव के लिए 36 में से 8 वोट इनवैलिड करा सकती है, तो क्या आम आदमी ये नहीं समझता कि उनकी वोटों का क्या हाल होता होगा? वहां तो 90 करोड़ वोट, उस प्रोपोर्शन में अगर आप जाएंगे 22% वोट, 36 में से 8, 22% वोट होती है बुशरा जी। 22% का खेल आपने कैमरे के सामने ओपन हाउस में करवाया। तो आज भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की बहुत सारे वजह है ठोस। और जिस चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला लगा दिया कि ये बेकायदगी हुई थी, ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या हुई थी, अगर वो नैरेटिव बिल्ड होता है विपक्ष के द्वारा जो कि प्रूव्ड है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। वो 370 और 400 के नारे लगाते रहे, वो उनका एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उनका, कि जैसे हरियाणा में था 90 में से 75 पार, आई 40, वो भी मर पड़ के। तो हर जगह पे इनका ये खेल है, जहां भी जाएंगे सारी पार। लेकिन जब सीट वोट खुलती है, देखिए उसका कारण समझना पड़ेगा। सत्ता आपके पास है, एजेंसीज आपके पास है, सारा फाइनेंस आपके पास है, मीडिया का कंट्रोल आपके पास है, नैरेटिव आपके पास है, इलेक्शन कमीशन आपके पास है। विपक्ष के पास क्या है? आप बताइए क्या है? तो विपक्ष के पास ले दे करके ये थोड़ा मोटा जो जज्बा कह लीजिए या जोश कह लीजिए, या राहुल गांधी जैसे जिनको आप कह सकते हैं कि सब कुछ ताक पे रख करके, अपनी सुरक्षा को ताक पे रख करके जिस तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो अपने आप में कोई कुछ मजाक उड़ाता रहे। मैं ये बड़ी हिम्मत मानता हूं तेजस्वी की, हेमंत सोरेन की और अपने अखिलेश की, कि इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने मोदी को डिफाई करते हुए इस अलायंस के अंदर एंटर किया, जहां ममता बनर्जी जैसी महिला, जिसको जो अपने आप को लड़ाकू कहती है, वो ठिठक गई और पीछे हट गई। और नीतीश कुमार ने तो कमाल ही कर दिया। नीतीश कुमार तो जो चले थे इंडिया अलायंस बनाने, खुद ही पलट गए। कल्पना कीजिए अगर नीतीश को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाया होता और वो तब पलट जाते। तो बहुत अच्छा किया गया, जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। आज की तारीख में बुशरा जी स्थिति यह है, विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। अगर अगला चुनाव ठीक ठाक लेवल प्लेइंग फील्ड पे, केवल लेवल प्लेइंग फील्ड पे हो जाए, तो 370 और 400 आप ढूंढती रह जाएंगी, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। और यही चिंता मोदी जी को बार बार सता रही है। इसलिए कभी राम मंदिर, कभी भारत रत्न, कभी एजेंसियां, कभी दल बदल, ये सारी चीजें उस डेस्परेशन को दिखाती हैं। आम जनता को केवल समझना क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे क्या टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर के चुनाव पर क्या टिप्पणी की। अगर कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार नैतिकता की बात करे तो हेड शुड हैव रोल्ड बाय नाउ। कुछ हुआ? कहीं कोई चर्चा नहीं। तो ये विपक्ष का दायित्व है कि उन सारी चीजों को नैरेटिव में लेके आए, और लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड ये लोग उस मेहनत के साथ, उस शिद्दत के साथ लोगों की बात, लोगों की भाषा में, लोगों के पास जाकर करें, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। उसमें से कितना वोट में कन्वर्ट होगा, कितना नहीं होगा, दैट इज येट टू बी सीन। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लोग तैयार हैं, जनता तैयार है, और यही वजह है कि राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, जितनी बड़ी तादाद में लोग जुड़ते हैं, वो ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश जैसी जगह में जहां कांग्रेस का जनाधार कमजोर है, बहुत कमजोर है, उसके बावजूद भी अगर लोग वहां पर जुड़ रहे हैं, इसका मतलब लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अगर स्मृति ईरानी को वो वीडियो देखा था सबने, अगर वहां पर चैलेंज करता है वो लड़का कि आके बैठ जाइए, वो सीधे तौर पर कहता है बैठ जाइए मैडम। इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा कि बीजेपी के किसी ऐसे बड़े नेता के सामने कोई ऐसे जवाब जनता दे रही हो, क्योंकि बीजेपी ने जनता को भी डराने धमकाने का ही काम किया है। आवाजें जो है वो बंद कर दी गई है तमाम विरोध की। तो ये दिखाता है सीधे तौर पर। और अब से कुछ ही देर में
प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी तो नहीं होंगे उसमें, लेकिन दोनों पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं, स्टेट जो प्रेसिडेंट है, वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उसमें तमाम स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि इससे एक एज मिली है और एक जो थोड़ा एक नेगेटिव माहौल बन रहा था उत्तर प्रदेश का हिंदी बेल्ट में, वो पूरी तरीके से पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपना कीमती वक्त देने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आपसे कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी उससे जुड़ी तमाम खबरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे, और जो तमाम जो हैपनिंग्स जो भी हो रही हैं, जो भी पॉलिटिकल बदलाव हो रहे हैं, जो कुछ देश में हो रहा है, उससे जुड़ी तमाम अहम खबरें विद ब्रेकिंग आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम वीडियोस को पसंद करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए, और 7 बजे रोज की तरह आपके साथ जुड़ेंगे राजीव जी न्यूज पॉइंट लेकर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।